जय हिंद और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज दिन सोमवार, तारीख 4 जुलाई 2022। आज के दिन हम लोग 3 दिनों के करंट अफेयर्स को देखेंगे, उनका एनालिसिस देखेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट्स होते हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, जिनमें तारीख शामिल है 3 जुलाई, 4 जुलाई और 2 जुलाई। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज इन 3 दिनों के करंट अफेयर्स को देखेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो संधि सेवा हो, चाहे वो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, उनका यहाँ विश्लेषण करेंगे। साथ ही आप हमें हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके मित्र एवं अन्य महत्वाकांक्षी छात्रों को हमारी चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, @growthmountupsc। वहाँ से आप हमसे अपडेट रह सकते हैं। वहाँ चीज़ों को जो है हम लोग कैसे पब्लिश करते हैं, कैसे प्रीमियर करते हैं, उनका आइडिया जो है वो हम लोग वहाँ रखते हैं। और आप इन सारी चीज़ों को अगर पठन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू रीड ऑल दिस थिंग्स, देन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, जो कि नीचे जो है जिसकी नोंद दी गई है www.growthmounteducation.com। आप वहाँ पर इन सारी चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप आपकी नोट्स भी बना सकते हैं और अन्य कई सारे प्रतियोगी एवं संधि सेवाओं के संबंधी संसाधनों तक आपकी पहुंच पा सकते हैं। तो आप आज ही हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। अब शुरू करेंगे आज की मूल बात। देखना है टॉपिक्स टू बी डिस्कवर्ड में क्या किया है। मुख्य रूप से 3 जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं उनको हम आज देखेंगे, जिनमें एक है ऑपरेशन नार्कोज, जो कि आरपीएफ का एक बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है और भारत में से जो ड्रग पेनेट्रेशन है उसे कम करने के लिए यहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के द्वारा यह शुरू किया गया था, इन एसोसिएशन विथ एनसीबी एंड लोकल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ ये एक अपना आप में ऑपरेशन नार्कोस बहुत ही महत्वाकांक्षी ऑपरेशन है। इट वाज अ मंथ लॉन्ग ड्राइव। ठीक है, एक पूरे माह तक चलने वाली यह ड्राइव थी, जिसके तले आरपीएफ ने काफी सारा नार्को जो है वो जब्त भी किया और उससे संबंधी जो गुनहगार थे उनको भी जब्त किया, जिनको हम आगे डिटेलिंग में देखने वाले हैं। संबंधी विषय की बात करें तो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशंस यानी कि सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप, और उसमें ही सिक्योरिटी यानी कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, ठीक है, जो कि अपने आप में जीएस पेपर 3 का इश्यू है। तो इन 2 मुद्दों के साथ यह पहला जो टॉपिक है वो हमारा आज का जुड़ा हुआ है। दूसरा टॉपिक, टाइम टू मूव फ्रॉम वॉल्यूम टू वैल्यू लीडरशिप, श्री मनसुख मांडविया टू फार्मा इंडस्ट्री। मनसुख मांडविया, जैसे हमें मालूम है कि वो एक आज भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, और वे न केवल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है बल्कि उनके साथ वे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भी मंत्री है और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के भी मंत्री है। तो कुल मिलाकर मल्टीपल पोर्टफोलियोज श्री मनसुख भाई मांडविया के हाथ में है। वे गुजरात से बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस का जो है एक समिट था, एक मीटिंग थी, उसमें उन्होंने अपना वक्तव्य पेश किया, जिसकी झांकी हम लोग लेंगे और वहां से जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो जानने लायक परीक्षा दृष्टि से एवं एक सामान्य समझ को बनाने के लिए, उनको भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगर इसके संबंधी विषय की बात करें तो वो है आर्थिक विकास, यानी कि उसमें भी अगर देखें तो औद्योगिक पॉलिसी। और जो तीसरा बिंदु है आज का, ठीक है, ये रहे 2 बिंदु, और आज का जो तीसरा बिंदु है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू बी हेल्ड ऑन 5 जुलाई, यानी कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जो है आयोजित की गई है। और ये 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, ये आपको ध्यान में रहे, यह 1 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, जिसमें फूड एंड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में यहाँ भारत में बात की जाएगी। संबंधी विषय की बात करें तो जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस है, एंड जीएस पेपर 3 में सिक्योरिटी, जो कि अपने आप में फूड संबंधी है, फूड सिक्योरिटी संबंधी है। क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो जो खाद्य सुरक्षा है, ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कोई भी राष्ट्र के लिए, कोई भी सार्वभौम राष्ट्र के लिए। ठीक है, अगर उसे सुरक्षित रहना है, अगर उसे सार्वभौमत्व अपना कायम रखना है, तो उसे खाद्य दृष्टि से आत्म जो है निर्भर होना पड़ेगा, उसे स्वावलंबी होना पड़ेगा, जिसे हम सेल्फ डिपेंडेंट कहते हैं या सेल्फ रिलायंस कहते हैं। ठीक है, तो ये 3
महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको हम लोग यहाँ आज सबसे प्रथम देखेंगे। फिर यहाँ पेनी न्यूज की बात करनी है। पेनी न्यूज यानी कि जो ऐसे न्यूज जो कि अपने आप में डेवलपमेंट में आते हैं प्रतिदिन, मगर उनका जो कवरेज है वो डिस्क्रिप्टिव कवरेज उनका जो है अपना आप में उचित नहीं, मगर मात्र और मात्र एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एक प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एलिमेंट्री माहितियां, कुछ आंकड़े, कुछ तथ्य यहाँ आपके सामने होने जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ हम लोग ऐसे समाचारों को पेनी न्यूज के हेडिंग के तले क्लब करेंगे और आगे उनको देखेंगे। अब शुरू करेंगे हमारा आज का प्रथम बिंदु, ऑपरेशन नार्कोज, व्हाट इज इन द न्यूज। समाचार में क्या है आइए देखते हैं। टू ब्रिंग अटेंशन टू मिनेक ऑफ एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, ए मंथ लॉन्ग पैन इंडिया ड्राइव against smuggling of narco through rail was launched under the code name of Operation Narcos। yes, तो यहाँ कहा गया है कि जो ड्रग है, ठीक है, जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, जो साइकेडेलिक ड्रग्स है, उनका जो व्याप है, जो आज भारत में बहुत ही बढ़ रहा है, भारत का जो यूथ है वो इस दिशा में आगे भटक रहा है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ अब आरपीएफ जो है वो भी मैदान में आ गई है, भारतीय सरकार, केंद्र सरकार एवं अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ। और यहाँ आरपीएफ ने यानी कि अपने रेलवेज को जो कैरियर के रूप में उपयोग करते हैं, जो पेडलर्स जो कि ड्रग डील करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, और रेलवेज का कैरियर के रूप में एवं ट्रांसपोर्टेशन के रूप में जो उपयोग करते हैं, उनको यहाँ दबोचने के लिए एक स्पेशल, एक पूरे माह का, एक पूरे महीने का एक स्पेशल ऑपरेशन यहाँ आरपीएफ के द्वारा किया गया, जिसका नाम दिया गया था ऑपरेशन नार्कोस। अंडर दिस ऑपरेशन Railway Protection Force has performed excellently against the carriers, transporters of the narcotics product through Indian Railways। yes, क्योंकि हमें मालूम है कि इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो एक्सटेंसिव है, ठीक है, रिमोट विलेजेस तक इंडियन रेलवे का जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है, नंबर ऑफ ट्रेन्स है। तो यहाँ अपने आप में जो पेडलर्स होते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, उनके लिए रेलवे जो है वो एक सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है। ठीक है, सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसका उपयोग वे एक्सटेंसिवली करते हैं। और यहाँ रेलवे जो है या आरपीएफ जो है वो ऐसा नहीं चाहती कि इन पेडलर्स के द्वारा, इन ड्रग ट्रैफिकर्स के द्वारा रेलवे का दुरुपयोग हो, रेलवे का पूरे तंत्र का दुरुपयोग हो। तो इसलिए यहाँ उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको दबोचने के लिए ऑपरेशन नार्कोस लेकर भारतीय रेलवे जो है वो आई है, या उसका जो सुरक्षा बल है, रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम लोग कहते हैं आरपीएफ, वो आया है। अब देखेंगे ऑपरेशन नार्कोस के बारे में कुछ तथ्यात्मक माहितियां, कुछ जो है बिंदु है जो कि हमें देखने जरूरी है। इनिशिएटेड इन द मंथ ऑफ जून 2022। यस, ये एक ही महीने के लिए था जो जून में ही शुरू हुआ और जून के लिए ही था, यानी कि 30th जून के साथ, आई एम सॉरी 30th जून के साथ ये खत्म हो गया, यह ऑपरेशन पूरा खत्म हो गया। ए मंथ लॉन्ग पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू रेल। Under this operation, RPF intensified its check in trains and identified black spots across the country। ठीक है, यहाँ black spots कहना उचित है। In coordination with NCB and local enforcement agencies to target drug peddlers involved in this illegal trade। यहाँ कुल मिलाकर आरपीएफ ने एनसीबी यानी कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि एक केंद्रीय संस्था है, नार्को एवं साइकोट्रोपिक ड्रग्स के उपयोग को जो है कम करने या शून्य करने के लिए, एवं जो स्थानिक एनफोर्समेंट एजेंसियां होती हैं उनके साथ मिलकर आरपीएफ ने भारत भर में पैन इंडिया, ठीक है, यह योजना जो है वो अपना अपना पैन इंडिया है, पूरे भारत भर में उन्होंने यह अभियान जो है वो चलाया। इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022 आरपीएफ हैज रिकवर्ड वेरियस नार्कोटिक्स प्रोडक्ट वर्थ रुपीज 7.40 crores and arrested 165 person who were carrying NDPS। yes, तो यहाँ कुल इतने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया क्योंकि वे अपने आप में कहीं ना कहीं एनडीपीएस के कैरियर थे, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ के कैरियर थे, और तकरीबन 7.40 करोड़ रुपए का माल जो है वो भी जब्त किया गया, अलग अलग टाइप्स ऑफ ड्रग्स मिलाकर। अब ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, इसका पूरा जो उद्देश्य है वो क्या था, किन उद्देश्यों के साथ यह ऑपरेशन नार्कोस शुरू किया गया था। नार्कोटिक्स नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द हेल्थ ऑफ द यूथ, दे आल्सो डैमेज इकोनॉमी एंड वेलबींग ऑफ द नेशन। यस, नार्को जो है वो न मात्र केवल भारतीय युवा धन को या उसके स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है, मगर उसके साथ ये पूरे अर्थतंत्र को बर्बाद कर रहा है। जो खुशामत है भारत के राष्ट्र की, वो खुशामत यहाँ इस ड्रग एडिक्शन से या नार्कोटिक्स से
खतरे में आ सकती है। ऑल्सो ड्रग एडिक्शन हैज फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस एज इट अफेक्ट्स बोथ द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन। यस, और ये बात भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई जो ड्रग एडिक्टर होते हैं, जो एडिक्टेड होते हैं, उनको अपने शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ती है, उनको अपने मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी असर पड़ती है। दे आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन। Indian Railways play a leading role in transportation of passengers and goods and has the widest network in India. Yes, जैसे हमें मालूम है कि भारतीय रेलवे, चाहे वो व्यक्ति का परिवहन हो, चाहे वो सामान का, माल का परिवहन हो, वो सब हमेशा सबसे आगे है, सबसे अग्रेसर है भारतीय रेलवे। सबसे बड़ा नेटवर्क उसका है। तो यहाँ ऑफेंडर्स के द्वारा, यानी कि जो पेडलर्स होते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं, उनके द्वारा एक्सटेंसिवली इंडियन रेलवेज का उपयोग किया जाता है। इंडियन रेलवेज का उपयोग वे ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं। आरपीएफ इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट इलिसिट ट्रेड। और यहाँ एक उद्देश्य यह भी है कि आरपीएफ जो है वो भी भारतीय सरकार के साथ उनके प्रयत्नों में सहयोगी है, सहभागी है, साझेदार है। ठीक है, ऐसा प्रयत्न जो ड्रग संबंधी ऐसे इलीगल इलिसिट ट्रेड को कर्ब करते हो, उनको रोकते हो, तो यहाँ आरपीएफ भी कमिटेड है। तो इस तरीके से इन बिंदुओं की वजह से ऑपरेशन नार्कोस जो है वो यहां शुरू किया गया था, ताकि भारत में इस बढ़ते ड्रग कल्चर को रोका जा सके। भारत में जो यह यूथ जो है, जिसको यहाँ आज का ड्रग कल्चर जिससे ड्रग कर रहा है, उनको रोका जा सके, और रेलवे का जो है ड्रग ट्रैफिकिंग में कम से कम उपयोग हो। तो यह सारे उद्देश्य थे। फिर अबाउट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कुछ माहितियां देखते हैं, जिसे संक्षिप्त में आरपीएफ भी कहते हैं। यह एक सिक्योरिटी फोर्स है, एक सुरक्षा बल है। इट इज वन ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स इन इंडिया। फोर्स इज टास्क्ड विथ प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी एंड पैसेंजर्स ऑफ द इंडियन रेलवे। यस, प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी एंड पैसेंजर्स। प्रॉपर्टी तो होगी ही, क्योंकि प्रति गांव, प्रति स्टेशन भारतीय रेलवे जो है उसकी जो है प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है, सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है। और न केवल सुरक्षित रखना, मगर उनके साथ यह भी देखना अनिवार्य है कि उनका दुरुपयोग ना हो, दुरुपयोग ना हो। ठीक है, तो ये सारे बिंदु है जो यहां आरपीएफ को अपने कार्य में मिले हैं। ऑन अगस्त 29, 1957 इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। यस, एक्चुअली इंडियन रेलवे फोर्स अगर देखें तो ये कोई नई एजेंसी नहीं है। ठीक है, जैसे भारतीय देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो स्वतंत्रता के बाद ऐसा नहीं है कि भारत ने सबसे प्रथम बार इस किस्म का कार्यबल, इस किस्म का एक सुरक्षा बल जो है वो स्थापा, मगर यह एक कॉलोनियल हेरिटेज है। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा रेलवे यहां लाई गई, जो हमें सबको मालूम है। अब उस रेलवे की उसकी जो सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो भी उनके द्वारा ही आई होगी, बट ऑब्वियस है। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रूप में यहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो तब कार्यरत थी। हालांकि नाम अलग थे। ठीक है, नाम जो है वो अलग थे, गवर्नमेंट सर्विस ग्रुप के नाम से जानी जाती थी, जो एक इसका जो है प्रीकर्सर था। ठीक है, मगर वो सारी चीजें जो है वो अपने आप में हम लोग जब पॉलिटियन गवर्नेंस को देखेंगे तब हम उसमें स्टैटिक पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ करंट में अगर हम कवर करने गए तो हमारी दिशा जो है वो भटक सकती है। रेलवे सिक्योरिटी फोर्स वाज रीनेम्ड एज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यस, इट वाज रीनेम्ड एज आरपीएफ। पहले इसे रेलवे सिक्योरिटी फोर्स कहते थे, मगर अब इसे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से जाना जाता था, या जाना जाएगा आफ्टर 1957। अब हमें बात करनी है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आरपीएफ की, कि उन्हें क्या क्या काम दिए हुए हैं, उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। सबसे प्रथम बिंदु कहता है अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूट हु स्टिल डैमेज अनलॉफुली पोजेसेस इन रेलवे प्रॉपर्टी। यस, अगर रेलवे प्रॉपर्टी के साथ अगर कोई अवैध रूप से अगर कोई उसको चुराए, या अगर उसको कोई लूटे, या अगर उसको कोई नुकसान करे, ठीक है, तो यहां उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। और ये कार्यवाही किनके द्वारा होगी? कार्यवाही यहाँ आरपीएफ के द्वारा होगी, लोकल पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। ये बात समझनी है यार। लोकल पुलिस जो है, आप समझिए, लोकल पुलिस को जितना पावर मिला है इतना ही पावर यहां आरपीएफ को मिला है। ठीक है, और यही चीज जो है वो आरपीएफ को एक विशेष सुरक्षा बल बनाती है। विशेष सुरक्षा बल, क्योंकि पूरे भारत में जैसे हमें मालूम है कि
जो लोकल पुलिस होती है वो तो एक राज्य विषय होता है, राज्य विषय, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो यहाँ प्रति राज्य अपने रूप से तय करेगा कितने जो है उनको सत्ताएं मिलनी चाहिए, कैसे हायरार्की रहेगी, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, इत्यादि चीजें। मगर यहाँ आरपीएफ जो है वो तो एक सेंट्रल है, जैसा हमें मालूम है कि एक केंद्रीय मंत्रालय की यह एक कड़ी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज या रेलवेज मिनिस्ट्री की बात करें तो उसका एक भाग है। तो आरपीएफ अपने आप में ऐसा विशेष सुरक्षा बल है जो इनको लोकल पुलिस के साथ सिमिलर बनाता है, समकक्ष बनाता है, ठीक है। सेंट्रल सुरक्षा बल है मगर उनके पावर्स जो होते हैं वो लोकल पुलिस से कहीं ज्यादा होते हैं, जैसे मैं मालूम है सीआरपीएफ कह लीजिए, आईटीबीपी कह लीजिए, ठीक है। यहाँ आरपीएफ जो है वो सेंट्रल होने के बावजूद भी उनकी सत्ताएं जो है वो जो स्थानिक पुलिस होती है, जो राज्य के तहत कार्य करती है, उनके समकक्ष होती है। यह बात यहां समझनी जरूरी है। दूसरा रोल इनका यह है कि प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी कवर टू पैसेंजर्स ट्रेन इन वल्नरेबल एरियाज। यस, एज वी नो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री और यहाँ बड़े होने के साथ साथ यहाँ जो क्राइम का रेशियो है वो भी बड़ा है। क्राइम का रेशियो इसलिए बड़ा है क्योंकि गरीबी का रेशियो ज्यादा है, गरीबी का प्रमाण जो है वो बहुत ही ज्यादा है, जिनकी बदौलत क्राइम का रेट ज्यादा है। और ऐसा काफी सारे एरियाज होते हैं जिनके तहत इंडियन रेलवेज गुजरती है, जो एरिया वल्नरेबल होते हैं, खतरनाक होते हैं, दे आर प्रोन टू अटैक, ठीक है। तो यहां ऐसे प्रदेशों में से जब ट्रेन गुजरती है तो उसमें सवार पैसेंजर्स की सुरक्षा भी यहाँ आरपीएफ का एक दायित्व है, उनकी एक जिम्मेदारी है। फिर प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज कंट्रोल ऑफ एक्सेस टू रेलवे प्रीमाइसेस, जनरल सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, जनरल सिक्योरिटी संबंधी जो सारी चीजें हैं वो भी यहाँ आरपीएफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है। फिर टू एंश्योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ रेलवे ट्रैफिक। यस, रेलवे ट्रैफिक की स्मूथ मूवमेंट यानी कि जो रेलवे ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स उनको अच्छे से मेंटेन करना, उनको उनकी देखभाल जो है वो अच्छे से रखना, कोई उनके साथ टेम्पर ना करे वो देखना, यानी कि क्लोज मॉनिटरिंग रखना, क्लोज सुपरविजन रखना, ये भी एक आरपीएफ का दायित्व है। फिर मेंटेनेंस एंड एनहेंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ आरपीएफ। यस, आरपीएफ की यह जो सुरक्षा तंत्र है, यह जो सुरक्षा प्रणाली है, उसमें एडवांसमेंट करना एंड उसमें मेंटेनेंस करना उसका, ठीक है, उसको बनाए रखना पहले तो, और उसमें इजाफा भी करना। तो ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य भी आरपीएफ के कंधों पर है। और आखिरी, प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड हेल्प इन रिहेबिलिटेशन ऑफ डेस्टिट्यूट पीपल हु आर फाउंड इनसाइड द रेलवे प्रीमाइसेस। यस, क्योंकि हमें मालूम है कि तकरीबन प्रतिदिन करोड़ों लोग जो है वो यहाँ भारतीय रेलवे से मुसाफरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ ह्यूमन एंड चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग जो है वो भी एक कॉमन है, वो भी जो है काफी बार ऐसे इंस्टेंस यहाँ भारतीय रेलवे को जो है मिले हैं या भारतीय रेलवे का उपयोग हुआ है, ऐसा हमें देखने को मिला है। ऐसे इंस्टेंस में चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो वुमेन एंड चिल्ड्रन यानी कि सिंपली चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ठीक है। तो ऐसी चीजों को भी यहाँ रोकना है। प्लस रेलवे की प्रॉपर्टी के अंदर, रेलवे प्रीमाइसिस में जो कोई भी ऐसे लावारिस व्यक्ति मिले, जो कोई भी जो है ऐसी चीजें मिले, उनको भी यहाँ जो है अच्छे से उनको एलिमिनेट करना, ये भी आरपीएफ को ही देखना है, उनकी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर हम लोग यह 6 मुख्य जिम्मेदारियां आरपीएफ की देख सकते हैं। प्लस अब हमें देखना है पावर्स ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कौन सी सत्ताएं है जो यहाँ आरपीएफ को ताकतवर बनाती है? 3 बिंदु है। प्रथम बिंदु कहता है पावर टू इन्वेस्टिगेट, prosecute, arrest person engaged in activities which violate the Railway Act 1890. Yes, Railway Act 1890 अगर उस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है तो यहाँ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि जो रेलवे पुलिस है, सिंपली वो यहाँ इन्वेस्टिगेट कर सकती है, चीजों की जांच कर सकती है, प्रोसिक्यूट कर सकती है, प्रोसीडिंग्स जिसे कहता है लीगल प्रोसीडिंग्स, और किसी भी व्यक्ति को हिरासत में भी ले सकती है। दूसरा पावर है पावर टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस सच एज इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट व्हिच ऑब्स्ट्रक्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड पैसेंजर। यस, कुल मिलाकर रेलवे की प्रॉपर्टी में
ट्रेसपासिंग, एनक्रोचमेंट, वो यहाँ आरपीएफ के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, आरपीएफ के द्वारा उनका नियमन किया जाएगा। एंड लास्टली डिस्क्रिशनरी पावर टू यूज लिथल नॉन लिथल फोर्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन व्हाइल डिस्चार्जिंग द ड्यूटी। यस, और उनके दायित्व को परिपूर्ण करने के लिए जो किस्म के बल का उनको उपयोग करना पड़े, चाहे वो लिथल हो चाहे वो नॉन लिथल हो, वे कर सकते हैं, वो उनकी विवेक बुद्धि के ऊपर है। तो कुल मिलाकर यहाँ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जो उनको दायित्व मिला है, जो उनको सत्ताएं मिली है, रोल्स मिला है, ठीक है, वो उनका कार्यान्वयन करने के लिए सत्ताओं का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि वो तो मैनेजमेंट का एक सिंपल सा रूल ही है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को अगर आप कोई जिम्मेदारी दे रहे हैं, यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, अगर उनको आप अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं, देन सामने आपको उसी मात्रा में पावर्स देने चाहिए, तब जाके यह रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हो सकता है। तो यहाँ आरपीएफ को दायित्वों के साथ यहाँ सत्ताएं भी मिली हुई है। तो यह बात रही ऑपरेशन नारकोस की। अब यहाँ हम आज का दूसरा बिंदु देखेंगे, टाइम टू मूव फ्रॉम वॉल्यूम टू वॉल्यूम लीडरशिप श्री मनसुख मांडविया टू फार्मा इंडस्ट्री। यस, जैसे हमें मालूम है श्री मनसुख मांडविया जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, और उनके द्वारा एक इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के एक सत्र में अपने वक्तव्य के दौरान कुछ ऐसी चीजें बताई गई जो यहाँ भारत के संदर्भ में, भारत के फार्मा उद्योग संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर श्री मनसुख मांडविया exhorted the champions and leaders of pharmaceutical industry at an interactive session of Indian Pharmaceutical Alliance, which is called IPA. ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल एक अलायंस, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें फार्मा सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि है, और ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो इस क्षेत्र में कार्यरत है, और इस क्षेत्र में भारत को जो है बड़े पैमाने पर विकसित करने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है, आप इसकी तस्वीर जो है वहां देख सकते हैं, श्री मनसुख मांडविया जो कि बीच में विराजमान है। अब अबाउट मीटिंग सेशन ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस देखेंगे, क्या है यह पूरा मुद्दा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन वाज टू डिस्कस इंडियाज फार्मा विजन या फार्मा सेक्टर्स विजन 2047 एंड रीड मैप फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। यस, तो भारत का जो फार्मा विजन है 2047 वो कैसे परिपूर्ण किया जाए, कैसे कार्य किया जाए, कैसा रणनीति बनाया जाए, वो यहाँ चर्चा करने के लिए यह सेशन जो है स्थापित किया गया था। Session discussed the current position of the pharma industry in India, key initiatives taken by the government in last few years, and collaborative steps that will help India to realize the vision. Yes, तो कुल मिलाकर यहाँ सेशन में इन चीजों के ऊपर भार दिया गया। सबसे प्रथम तो फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, भारत में फार्मा इंडस्ट्री का आज क्या हाल है उसके ऊपर चर्चा की गई। की इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट, सरकार ने क्या किया। जैसे हमें मालूम है कि एनडीए सरकार जो है वो एक वाइब्रेंट गवर्नमेंट है, लगभग कोई भी क्षेत्र नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा अनछुआ नहीं है, तो यहाँ फार्मा सेक्टर भी अनछुआ नहीं है। फार्मा सेक्टर के लिए भी सरकार ने एक श्रृंखलाबद्ध सरकारी नीतियों की रचना की, उनकी घोषणा की, तो उनकी चर्चा यहाँ हुई। एंड कोलैबोरेटिव स्टेप्स दैट विल हेल्प इंडिया टू रियलाइज द विजन। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया promoted Prime Minister vision of attaining Atmanirbhar Bharat in all fields. Yes, promoted the vision of Prime Minister attaining Atmanirbhar Bharat in all field, यानी कि self-reliance India. This how session discussed and highlighted various issues such as, first of all, political stability, second, innovation, third, regulatory framework, fourth, ease including transparency and accountability, fourth, regular monitoring and implementation of schemes, pricing and associated control, and lastly, investment in infrastructure, etc., etc. ठीक है, so this is the slew of topics on which the session discussed. अब यहां से हमें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया के वक्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने हैं एट इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। सबसे प्रथम, इंडिया हैज बीन एक्नॉलेज्ड एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। यस, भारत जो है वो पूरे विश्व का औषध भंडार है, इट इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ही पुश्ड फॉर मेकिंग द फार्मास्यूटिकल सेक्टर अ लीप फ्रॉग इन इट्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। यस, यानी कि एक बहुत ही बड़े पैमाने पर भारतीय फार्मा सेक्टर जो है वो
वृद्धि कर सकता है, ऐसी सक्षमता इस सेक्टर में है, इस पूरे क्षेत्र में है. He said, "We already have required manpower and brand power, and Indian companies are at an inflection point to capture top global positions." Yes, he said, "We already have required manpower and brand power." उन्होंने बताया कि हमारे पास आज दोनों चीजें हैं, मैन पावर भी और ब्रांड पावर भी है, और आज जो भारतीय कंपनियां हैं, ठीक है, वो एक ऐसे बिंदु के ऊपर खड़ी है जहां से वे फार्मा सेक्टर में एक उच्चतम स्थान जो है वो हासिल कर सकती है. क्योंकि आज अगर चाइना देखे, ठीक है, तो वो आज मृतप्रायी है, ठीक है, आज मरने को है, क्योंकि ड्यू टू कोविड, फिर बाद में कोविड रिलेटेड डिसरप्शंस, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस, जिनकी बदौलत आज चाइना जो है वो अपनी ग्रिप यहाँ इस पूरे इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल मार्केट में से खो रहा है. तो यहाँ भारतीय जो कंपनी है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा आज मौका है. Then he also reiterated Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. Yes, Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is a family. पूरा विश्व जो है वो एक कुटुंब है. जो यहाँ हमने देखा, it is during the pandemic crisis when world looked up to India, we delivered. Yes, यह महामारी के समय में जब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा था, तब भारत ने अपना फर्ज निभाया, तब भारत ने पूरे विश्व को जो संभव मदद हो सके वो की. This led to global appreciation of India's strength, and we must now use this opportunity to take it to next level of discover and make in India. Yes, so this has led to global appreciation of India's strength, and we must now use this opportunity to take it to the next level of discover and make in India. Dr. Mandavia also underscored the importance of long-term policies which provided stability to the industry. Yes, long-term, दीर्घकालीन नीतियां जो है वो कोई भी क्षेत्र को एक स्थिरता प्रदान करती है, ठीक है. तो यहां भारतीय सरकार ने भी कुछ ऐसी नीति ही अपनाई ताकि पूरे क्षेत्र का अपने आप में जो वृद्धि दर है वो बढ़े और पूरे क्षेत्र का एक सर्वांगी विकास हो, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सपोर्टिंग द फार्मा कंपनीज विथ इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसीज, इन्वेस्टर प्रमोटिंग इकोसिस्टम. यस, तो सरकार एक अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र उत्पन्न करना चाहती है जिनमें वे फ्रेंडली पॉलिसीज लाएंगी, फिर जो है इन्वेस्टमेंट जो है इस क्षेत्र में वो वे प्रमोट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे इस क्षेत्र संबंधी, जो अपने आप में पूरे इंडस्ट्री को, पूरे क्षेत्र को बूस्ट करेगा. गवर्नमेंट बिलीव्स इन टेकिंग ए होलिस्टिक अप्रोच. ये सरकार जो है वो एक सर्वांगी विकास के अप्रोच के साथ जाएगी. अब यहाँ हमें अबाउट इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस देखना है. जैसे आपको लोगो इसका दृश्यमान है, इसकी जो पंचलाइन है वो है इनोवेशन, क्वालिटी, ग्लोबल रीच. शॉर्टली इट इज ऑल्सो नोन एज IPA. इसे संक्षिप्त में IPA भी कहते हैं. इट इज अ नेशनल बॉडी representing over 1 million pharmacists and pharmaceutical scientists from industry, academia, regulatory, hospital and community, pharmacy, etc. ठीक है, तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी, औद्योगिक संबंधी, शैक्षणिक क्षेत्र संबंधी, नियमन क्षेत्र संबंधी और जो है औषध क्षेत्र संबंधी जो कोई भी बड़े बड़े आप कह लीजिए कि जो इंटेलेक्चुअल्स है उनको यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है इस फोरम में, जिसे हम लोग इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के नाम से जानते हैं, जो यहाँ कुछ इस प्रकार है. IPA इज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. यस, यह गैर सरकारी है, बिन सरकारी है. दैट हैज बीन इन ऑफिशियल रिलेशन विथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन. यस, तो जो मुख्य स्वास्थ्य संबंधी वैश्विक संस्था है उनके साथ इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस जुड़ा हुआ है. भले ही यह एक बिन सरकारी है, गैर सरकारी है, मगर इन दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं के साथ, वैश्विक स्तर की संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ है. ऑल्सो IPA इज अ मेंबर ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. यस, तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक डिपार्टमेंट का विभाग है जिसका नाम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि किन ड्रग्स को जो है ह्यूमन यूज के लिए परमिशन दी जाए, किनको ना दी जाए, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ इस एडवाइजरी बोर्ड के तहत तय की जाती है. तो यहाँ IPA उनका भी एक मेंबर है. ठीक है, तो इस तरीके से IPA भले ही एक बिन सरकारी, गैर सरकारी है, मगर महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी जो संस्था है उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनकी नीतियों का पालन भारत में करवाने के लिए कटिबद्ध है.
संक्षिप्त में भारत के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। अब हमें भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर का एक आइडिया लेना है कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो उसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है। इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर एंड कंसीडर्ड फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। यस, भारत जो है वो विश्व का एक तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल यानी कि औषध उत्पादक है औषधियों का, और यह फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व का औषध भंडार माना जाता है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स ग्लोबली। यस, जेनेरिक ड्रग इंडिया की मोनोपोली है और भारत की कंपनियां विश्व के जो है अलग अलग कंपनियों का उत्पादन में सबसे ज्यादा है। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री मीट्स ओवर 50% ऑफ ग्लोबल डिमांड फॉर वेरियस वैक्सीन। यस, वैक्सीन चाहे कोई भी किस्म की हो, पूरे विश्व में 50% से अधिक उस वैक्सीन की मांग की आपूर्ति यहाँ भारत के द्वारा की जाती है। तो ये अपना आप में भारत की उपलब्धि है। टुडे over 80% of antiretroviral drugs used globally to combat AIDS, HIV/AIDS are supplied by Indian pharmaceutical firms. Yes, जैसा हमें मालूम है कि AIDS जो है वो एक जानलेवा बीमारी है, जानलेवा बीमारी, और ऐसी बीमारी के इलाज में जो औषधियां उपयोग में आती है, जो दवाएं उपयोग में आती है, वो भारतीय कंपनियां बनाती है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में गौरवपूर्ण बाबत है। और कहा गया है कि 80% से अधिक की जो मांग है वो यहाँ भारतीय आपूर्ति से ही संतोषी जाती है। तो ये एक अपने आप में नोंदनीय बाबत है। फिर आगे, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। यस, यह एक रणनीतिक पूर्ण उद्योग है। यह मात्र उद्योग नहीं है, वो समय अब गया, मगर ये एक अब स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है विथ 1.5% ऑफ डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। यस, जीडीपी में इसका प्रत्यक्ष रूप से 1.5% योगदान रहता है और यह प्रतिवर्ष धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इंडस्ट्री हैज ग्लोबल रीच ऑल्सो। इट इज अ नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ऑफ मोर देन $10 बिलियन एनुअली। यस, प्रतिवर्ष 10 बिलियन से अधिक यूएस डॉलर यहाँ इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा जनरेट की जाते हैं, उनके द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि वे मार्केट में चीजों को बेचते हैं और उनको इंटरनेशनल करेंसी में पेमेंट्स मिलता है। अल्टीमेटली भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं। तो ये यहाँ कुल मिलाकर बात थी इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सेशन की, और उनमें मनसुख मांडविया के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, उनमें जो महत्वपूर्ण चीजें की गई उनकी, साथ ही भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर हमने देखा एवं भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में भी जानने का प्रयास किया। अब तीसरा बिंदु है आज का, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी टू हेल्ड ऑन 5 जुलाई की बात की गई है। वाई न्यूज, वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सेफ्टी इज शेड्यूल्ड ऑन 5 जुलाई 2022, यानी कि कल यह कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जाएगी, नई दिल्ली में है, एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस है। श्री पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल विल एड्रेस द कॉन्फ्रेंस। यस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि श्री पीयूष गोयल है, जो कि अपने आप में कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एवं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं टेक्सटाइल के मिनिस्टर है, उनके द्वारा वक्तव्य जो है वो दिया जाएगा, जिसकी फाइल तस्वीर आपको दृश्यमान है। जो मध्य में जो बैठा है वो श्री पीयूष गोयल है। अलॉन्ग विथ यूनियन मिनिस्टर मिस साध्वी निरंजन ज्योति, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेम मिनिस्ट्री, and Ashwin Kumar Choube, Minister of State, same ministry, which means Consumer Affairs, Food and Public Distribution, etc., will be present at the event. Yes, so these are some of the public representative and many more bureaucratics and public dignitaries will be present at the event. अब हमें यहाँ से about a national conference on food and nutrition security in India के बारे में देखना है, इसका उद्देश्य क्या है, और कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम लोग यहाँ देखेंगे। The conference will serve as a platform to reflect upon the challenges and opportunity in a true spirit of a cooperative federation for achieving the transformation of the food and nutrition security ecosystem in the country. Yes, तो यहाँ the conference will serve as a platform to reflect upon the challenges and opportunities in the true spirit of a cooperative federation. कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी तक है, उनको यहाँ केंद्र और राज्य दोनों ही एक कोऑपरेटिव, एक सहयोगी, जो है आप कह सकते हो कि एक सहयोगी समवायी तंत्र के रूप में देखेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसे कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसा फेडरलिज्म जहां सेंटर
और स्टेट एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, मगर एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे, उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। की हाइलाइट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस वुड इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन ऑन फूड फोर्टिफिकेशन। यस, फूड फोर्टिफिकेशन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और आज के भारत की जरूरत भी है, तो उसके ऊपर यहाँ चर्चा की गई। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड बास्केट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फिर इंटीग्रेटेड अन्न वितरण पोर्टल 2.0 एंड रिफॉर्म्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर विच मींस पीडीएस एंड स्टोरेज सेक्टर एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर यहाँ ये सारे बिंदुओं के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस में वार्तालाप हुआ। कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Yes, so this is the department by which the one day conference is being organized. So we need to note this particular department and the hierarchy which is noted here. फिर conference will specifically focus on dissemination of PDS and to strengthen food security. Yes, PDS को और बेहतर बनाया जाए, उसको और डिजिटल बनाया जाए, ठीक है, और जो टारगेट बेनिफिशियरीज है उन तक चीजें पहुंचे, उन तक बेनिफिट पहुंचे, उसका ध्यान रखा जाए, और ऐसा करके जो फूड सिक्योरिटी है उसे एनहेंस किया जाए, उसे स्ट्रेंथन किया जाए। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें यहाँ इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य में हम लोग कह सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा कार्य करती है। वैसे तो पूरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखने के लिए हमें गवर्नमेंट की योजना देखनी चाहिए या देखनी पड़ेगी बहुत ही अच्छे से, मगर यहाँ हम लोग करंट अफेयर्स के रेफरेंस में टू द पॉइंट मैं आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है वो दिखाने का प्रयत्न करूंगा। पहला बिंदु, इंडिया टारगेटेड पीडीएस। टारगेटेड पीडीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज पीडीएस, ठीक है। टारगेटेड पीडीएस का जो प्रीकर्सर था वो था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मात्र, मगर फिर उसके बाद फिर आगे इसमें टारगेटेड जोड़ा गया ताकि बेनिफिशियरीज को और अच्छी तरीके से पहचाना जा सके और बेनिफिट्स को उन तक पहुंचाया जा सके। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 is the largest public food security program in the world. Yes, NFSA 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो कि अपने आप में एक पूरे विश्व में सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा संबंधी अभियान है, खाद्य सुरक्षा संबंधी योजना है जो कोई भी जो है विश्व के देश में चल रही हो, सबसे बड़ी, ठीक है। और ये कानून जो है वो इसे अपने आप में पॉसिबल बनाता है। इस कानून के तहत तो पूरी पीडीएस जो है वो यहाँ अच्छी तरीके से स्थापित गई और उसके तहत ही आज चीजें जो है वो बेनिफिशियरीज तक, लास्ट माइल बेनिफिशियरीज तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। यहाँ एनएफएसए 2013 कानून के बारे में डिस्क्रिप्टिवली चर्चा करना अपना अपना प्रैक्टिकल नहीं है, मगर वो चर्चा तो महत्वपूर्ण है, एनएफएसए कानून महत्वपूर्ण है। तो आप ग्रोथ माउंट यूपीएससी के ऊपर इंपॉर्टेंट लॉज दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया का जो पूरा प्लेलिस्ट है उसमें NFSA 2013 का जो उपाख्यान है वो आप देखिए, जरूर देखिए, आप तो प्रबुद्ध होंगे और इस कानून के बारे में अन्य माहिती आपको जानने भी मिलेगी। फर्दर यहां हम लोग कंटिन्यू करेंगे। दिस सिस्टम मैनेजेस द फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट ऑफ अराउंड 80 करोड़ बेनिफिशियरीज अक्रॉस इंडिया। यस, अराउंड 80 करोड़ बेनिफिशियरीज, क्योंकि हमें मालूम है कि भारत की पॉपुलेशन में पॉवर्टी का प्रोपोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा है, नंबर ऑफ पुअर्स का प्रोपोर्शन बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ कुल 80 करोड़ बेनिफिशियरीज है जिनको यहाँ इस प्रणाली से अनाज जो है वो उत्पन्न करवाया जाता है, धान उत्पन्न करवाया जाता है। इंडिया थ्रू कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ मोर देन 5.33 लाख फेयर प्राइस शॉप्स, जिसे हम लोग जो है दीनदयाल उपाध्याय फेयर प्राइस शॉप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तकरीबन 5.5 लाख के आजू बाजू ऐसी दुकानें हैं जहां से ऐसे बेनिफिशियरीज को सब्सिडाइज्ड राशन मिलता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है, और इसका पूरा खर्च जो है वो सरकार अपनी जेब से उठाती है, केंद्र सरकार उठाती है। फिर फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कंबाइंड विथ वन नेशन वन राशन कार्ड ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक सर्व्ड एज अ लाइफलाइन फॉर द पीपल एंड बीइंग हेल्ड ग्लोबली एज अ शाइनिंग एग्जांपल फॉर इट्स एफिशिएंसी। यस, कहा गया कि जो यहाँ सरकार के द्वारा जो प्रतिसाद दिया गया इस महामारी के समय में खाद्य सुरक्षा को लेकर,
और जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अन्न का वितरण किया, मुफ्त में अन्न का वितरण किया बेनिफिशियरीज को, जिनकी रोजी चली गई है वे भूखे ना रहे, उनके बच्चे भूखे ना रहे, इसलिए सरकार ने ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की। साथ ही वन नेशन कार्ड, जो कि माइग्रेंट लेबरर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अपने रोजी के लिए अपने जो है राज्य से अन्य राज्य जाते हैं, ठीक है, तो उनको वहां अपने कार्ड से वहां की फेयर प्राइस शॉप से राशन मिलना, ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने आप में फूड सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सरकार का हमारे सामने रखती है और हमें मालूम पड़ता है कि सरकार कैसे गरीबों के लिए सतत कार्यरत है, गरीबों के लिए चिंताशील भी है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल पूरे विश्व में जो है छा गया, पूरे विश्व ने इस भारतीय इस नीति की सराहना की। तो ये सारे बिंदु थे जो कि आज हमें इस करंट में मुख्य रूप में देखने थे। अब कुछ पेनी न्यूज है, पेनी न्यूज यानी कि कुछ मिसलेनियस, जिनमें हमें कुछ ऐसी बातें देखनी है जो महत्वपूर्ण होती है, मगर उनका बड़ा कवरेज अपने आप में अनिवार्य नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता। देखेंगे, सबसे प्रथम बिंदु है यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर श्री अमित शाह विल बी चीफ गेस्ट एट 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। यस, 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, इट इज टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 4th जुलाई, यानी कि आज 100वां सहकारी दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। यस, तो इन दो संस्थाओं के द्वारा, जिनमें एक मिनिस्ट्री है और दूसरी एक संस्था है, जिनके द्वारा संयुक्त रूप से इस दिवस का आयोजन किया गया, इस समारोह का आयोजन किया गया। थीम रखी गई ग्लोबली, वो है कोऑपरेटिव्स बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। यस, सहकारी जो होते हैं वे एक अच्छे विश्व का निर्माण करते हैं, मगर भारत के संदर्भ में यह जो थीम है वो है कोऑपरेटिव्स बिल्ड आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत एंड ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो वो भारत के संदर्भ में थीम है जिसकी नोंद यहां में लेनी अनिवार्य है। फिर दूसरा बिंदु है वो है डिफेंस मिनिस्टर डेडिकेट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट भारत डायनामिक्स लिमिटेड। यस, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कि एक हमारी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मगर डिफेंस क्षेत्र में है। तो यहाँ एक जो है नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का प्रारंभ हमारे श्री रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं क्या है समाचार में। राजनाथ सिंह विजिटेड भानूर यूनिट of Bharat Dynamics Limited in Telangana and dedicated to nation a new manufacturing facility set up by Defence Public Sector Undertaking. This includes a warhead facility at Bhanur unit and a radio frequency seeker facility at कंचनबाग यूनिट, ठीक है। तो ये दो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के यूनिट है, एक है भानूर यूनिट, एक है कंचनबाग यूनिट। दोनों में एक एक नई नई फैसिलिटीज का अनावरण किया गया, लोकार्पण किया गया हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा, जिनमें भानूर स्थित जो फैसिलिटी है वो है वारहेड फैसिलिटी, वारहेड बनाने की, एम्यूनिशंस बनाने की, और यहाँ जो कंचनबाग में फैसिलिटी प्रस्तावित की गई वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर की। स्टैच्यू ऑफ फादर ऑफ नेशन श्री महात्मा गांधी वाज आल्सो अनवील्ड बाय श्री राजनाथ सिंह एट बीडीएल प्रीमाइसेस। यस, तो इस लोकार्पण के साथ ही महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी लोकार्पण बीडीएल के प्रीमाइसेस में किया गया हमारे श्री रक्षा मंत्री के हाथों। अब आगे देखें तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान विजिट्स आईआईटी हैदराबाद। यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड स्लीव ऑफ फैसिलिटीज फॉर स्ट्रेंथनिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यस, हमारे श्री केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद की मुलाकात ली और वहां एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम जो है उनकी शुरुआत की, जिनमें पहला है फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी फॉर बीवीआर मोहन रेड्डी स्कूल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इसका एक जो है खातमुहूर्त किया। दूसरा इनॉग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्क, जिसे टीआईपी कहते हैं, टीआईपी, एंड फिर उसके बाद इनॉग्रेशन ऑफ रिसर्च सेंटर कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा मिसलेनियस फैसिलिटीज का लोकार्पण यहां हमारे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया आईआईटी हैदराबाद स्थित। अब दूसरा बिंदु है स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर कैंपेन टू बी सेलिब्रेट इंटरनेशनल कोस्टल डे क्लीनअप। यस, स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर। ग्लोबली इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे
is celebrated on third Saturday of September every year. Yes, यानी कि सितंबर प्रतिवर्ष के तीसरे शनिवार को कोस्टल क्लीनअप डे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है. This year 7th September 2022 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रन ए क्लीनलीनेस कैंपेन. इस साल भारतीय सरकार ने भी तय किया सितंबर के तीसरे शनिवार को यानी कि 17 सितंबर को भारतीय सरकार भी यहां स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कार्यक्रम शुरू करेगी, जिनके तहत तटीय क्षेत्रों को स्वच्छ जो है वो किया जाएगा. कैंपेन विल इंक्लूड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडियन कोस्ट गार्ड एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. सो दिस आर द authorities which will coordinate with each other to conclude the campaign of Swachh Sagar, Surakshit Sagar. So this was all for today. I hope you enjoyed the lecture. हम लोग मिलेंगे कल फिर से करंट अफेयर्स के इसी सेशन में. साथ ही में आप ग्रुपमाउंट यूपीएससी के ऊपर अन्य प्लेलिस्ट का भी लुत्फ जो है वो उठा सकते हैं. अलग अलग सामान्य अभ्यास से संबंधी मुद्दों की चर्चा वहां की जाती है, तो आप वहां से अपने आप को प्रबुद्ध कर सकते हैं. प्लस आप हमारी यह वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. यहाँ आपको चीजें जो है वो पढ़ने को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग, जो आपको अपने आप में प्रबुद्ध करने में एवं चीजों को जानने में मदद रूप होंगे. तो दीजिए इजाजत, हम लोग मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.